Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 23rd of January 2025. So first of all, we are seeing that DRDO it has successfully tested for scramjet, which is a major development, major step towards developing the hypersonic missiles. So DRDO it has basically tested an active pooled scramjet combustor. So it will be helping us in making progress for developing the hypersonic missiles. अगर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक ऐसा सुपरसोनिक कंबशन इंजन होता है ये जो कि ऑपरेट करता है एट दी स्पीड अबव 4 मैक. सो hypersonic missiles जो होती हैं they also travel at speeds which are exceeding approximately 5 times the speed of the sound, and काफी ज्यादा प्रिसाइज टारगेट एंगेजमेंट एंड रैपिड होती हैं. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात करते हैं तो यूएस, रशिया, चाइना, ये सभी नेशंस जो हैं दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन डेवलपिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक मिलिट्री कंपटीशन इकोसिस्टम फॉर्म होना. तो उसी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए इंडिया इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड विद इंडिजिनस डेवलपमेंट. एंड जो टेस्ट है वो भी यही डिमॉन्स्ट्रेट करता है दैट इंडिया का जो कैपेबिलिटी है टू यूज द इंडिजिनस रिसोर्सेज फॉर द मिसाइल टेक्नोलॉजी वो इंक्रीज हो रहा है. साथ ही साथ कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं विद द इंडस्ट्री पार्टनर्स. तो स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइपरसोनिक स्पीड जो कि 5 मैक या फिर उससे ऊपर कंसिडर की जाती है. देन वैसे ही स्क्रैमजेट इंजन जो कि ऑक्सीजन को यूज करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर कंबशन, जिसकी वजह से जो वेट होता है जो कि फ्यूल कंज्यूम करता है ज्यादातर वो डिक्रीज हो जाता है. तो हाइपरसोनिक स्पीड बिकम्स इम्पोर्टेंट. देन यूएस, रशिया एंड चाइना दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम टेक्नोलॉजी, एंड इंडियाज हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इज आल्सो देयर. जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी एक पूरा ही कॉन्सेप्ट हो गया ये अपने में. देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, एंड मेन एम था कि हम चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन कर पाए एंड एम्पावर कर पाए गर्ल्स को थ्रू एजुकेशन एंड ऑल्सो थ्रू दी अवेयरनेस कैंपेनिंग. जैसे कि उससे रिलेटेड इश्यूज भी थे, विमेन एम्पावरमेंट को हमने जोड़ा. 3 मिनिस्ट्रीज के कंबाइंड एफर्ट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर एंड देन ऑल्सो एजुकेशन मिनिस्ट्री. इसी के साथ साथ एनजीओ, एसएचजी, उन्होंने भी एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम किया है ऑफ द गवर्नमेंट. कम्युनिटी वर्कर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है. एंड साथ ही साथ हमने पेरेंट्स के भी अवेयरनेस एंड उनके भी एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया है. तो सेक्स रेशियो इंप्रूव करना, एडुकेटिंग द गर्ल्स, देन ऑल्सो इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन एंड देयर पार्टिसिपेशन. सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था इन इंडिया इट वाज 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. दूसरे इक्विटी मेजर्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना, देन महिला शक्ति केंद्र फॉर रूरल वुमेन एम्पावरमेंट, दे ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट. तो जो सक्सेस है ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इट इज जस्ट स्टार्टिंग इन इम्प्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एंड इट बिकम्स अ होल ऑफ एन एग्जाम्पल विद इन इट सेल्फ दैट हाउ वी आर promoting how we are empowering the girls and their families at multiple levels. We are also providing healthcare services for the girls. So we can see that Government of India is committed to ensure that every girl child she receives the care and opportunity which she deserves to grow into a leader of tomorrow. So in this specific aspect, having great role models, female role models also becomes important. The role of social media platforms, television, cinema, that also encourages many young females. Then, with the push for renewable energy, for transitioning to the cleaner source of energy, China also becomes important for critical minerals. And
China's actions basically state that it is working to expand the export controls on the critical minerals. For example, tungsten and gallium, sorry, in 2025. So basically, this year it will be impacting specific industries, for example, semiconductor industries, batteries at a global level. So India is also working towards critical mineral development, which is very important for the energy transition. For example, we found lithium in the Rasai district of Jammu and Kashmir. There are also efforts to diversify the sources occupy the from which we can procure the critical minerals. So we are also securing overseas mineral resources because the import dependence becomes a challenge in the aspect of critical minerals. And specifically जो auctioning है of the minerals, for example in the case of Jammu and Kashmir, so वहां पे हमने challenges देखे, insufficient survey का challenge देखा, delayed auction देखा for the minerals. Then also जो dependency on imports है, it makes India vulnerable somewhat in the global supply, in case of global supply disruption. So it becomes important that the exploration must be diversified between various mining companies. Then also there were reforms in 2023 जिसमें अमेंड किया गया एंड इंट्रोड्यूस किया गया एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को टू बेसिकली अट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एजेंसीज जिसमें फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूडेड हैं ताकि पोटेंशियली रिच एंड बट जो जियोलॉजिकली चैलेंजिंग डिपॉजिट्स होते हैं, एरियाज होते हैं, उनका बेसिकली हम सर्वे कर पाए. तो ये दिखाता है कि जियोलॉजिकल डेटा जो है वो भी इनहैंस होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए और ज्यादा. हाई टेक्नोलॉजी को कैसे हम लिंक करेंगे विद द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद बैटरी, डिफेंस, देन ऑल्सो सेमीकंडक्टर, जो कि क्रिटिकल मिनरल के हार्ट पे आ जाती हैं सारी ही इंडस्ट्रीज. एंड इसमें चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रिटिकल मिनरल. तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ऑक्शनिंग को कैसे हम और एफिशिएंट बनाएं, देन साथ ही साथ काबिल एंड डिफरेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स का यूज करके कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसमें बायलेटरल लेवल पे एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट. सो नेशनल मिनरल पॉलिसी भी है इंडिया के पास जो कि एक्सप्लोरेशन एंड जो रिसोर्स है उसी के ऊपर काम करता है. एंड फिजिकल इंसेंटिव भी बेसिकली प्रपोज किया जा रहा है फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स इन दी सेक्टर ऑफ माइनिंग ताकि और एफिशिएंट बनाया जा सके. एंड कैसे हम बेसिकली हमारे एक्सप्लोरेशन कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट, with the second presidency of Donald Trump in the US, we saw various schemes and various documents were signed by him. And some of the major changes were that US withdraw from the Paris Climate Agreement, which will be impacting all of the developing nations also. It was formalized by Donald Trump. And US is the second largest emitter of greenhouse gases. So why is it not taking the global leadership and addressing the climate change? So Trump's administration has also withdrawn for the second time, and it is basically being seen as a setback in global climate leadership, particularly at a time when the global warming and the impact of global warming is intensifying. So does it indicate a responsible leadership? And also there is uncertainty about whether the US will re-engage with the climate initiatives in the future, which will be having political, economic, environmental, every impact possible. So it highlights the differences in the climate diplomacy. While India is committed to the Paris Agreement and it is strengthening its leadership and the role it is playing in the transitioning, it also provides India an opportunity to collaborate with
various stakeholders, including China, European Union, and other nations on regarding the governance of global climate. And bilateral relations with US also becomes important. For example, India and US were previously also collaborating on the basis of clean energy, on transfer of technology for that matter, and climate technologies were also included. So we will be seeing in near future that how that will be shifting, and India's focus was also on the climate funding matter regarding funding and technology transfer. So it also showcases that India as a soft power, it is advocating for climate justice, and कुछ initiatives भी important हैं जो कि इंडिया ने स्टार्ट किए, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस. बट इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स अ कीवर्ड. तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, दैट बिकम्स इंटरलिंक्ड, एंड एक नेशन का दूसरे नेशन के ऊपर कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट भी आ सकता है. तो जो डायनेमिक है ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस एंड जो लीडरशिप है उसके लिए एक चैलेंज बनता है. Then some of the changes also included regarding immigration policy. They were also changed. So after the starting of the new presidency, bilateral talks were also held, and US also raised concerns over irregular immigration, particularly about the influx of Indian nationals who are entering US unlawfully. So India also expressed in the meeting with S.J. Shankar, he also expressed the willingness of India to facilitate the return of undocumented immigrants, which also provided that their Indian citizenship is verified. Then S.J. Shankar, he also emphasized that the level of trust between the two nations remains very high, and कुछ स्पेशल चीजें इश्यूज भी डिस्कस किए गए. फॉर एग्जाम्पल क्वाड के साथ कैसे कॉरपोरेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंडिया focus on technology transfer, critical infrastructure, then also defense ties are becoming more stronger. Regarding the strategy on Indo-Pacific to counter the Chinese influence, so discussions were held on various topics including trade, defense agreements, for example, BECA, that is BECA, that stands for Basic Exchange and Cooperation Agreement, and also on counter-terrorism. So regarding the US and India's relationship, we are basically, we can say we are reinforcing the partnership between the two nations. We are also promoting people-to-people contact, and then also we are increasing the alignment of our strategic interests in the Indo-Pacific region. So geopolitical implication भी है, then trade and technology को भी हम promote कर रहे हैं, and regarding the immigration policy, जो इंडिया का अप्रोच है, it also strengthens in safeguarding its own diaspora, and साथ ही साथ जो ट्विन चैलेंज क्रिएट होता है, the concerns of the US, उसको भी हम टैकल करने के लिए रेडी हैं. Then initiative with Karma Yogi Drive. तो ट्राइडेंट ग्रुप है अंडर द कर्मयोगी रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि हायर करें 3000 स्किल्ड इंडिविजुअल्स को. विकसित भारत विजन जो है एक डेवलप्ड इंडिया की, उससे भी अलाइन करता है, एंड जो हम फोकस कर रहे हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स, रीजनल लेवल पे एम्पावरमेंट कैसे करें, वो सेंट्रल है यहाँ पे. पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं रिमोट रीजन्स पे, जैसे कि मध्य प्रदेश में बुंदनी, पंजाब में ढोला एंड संघेरा. ये क्रिटिकल हैं फॉर बैलेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो टीयर 1, टीयर 2 डिफरेंट लेवल ऑफ सिटीज एंड रूरल एरियाज के अंदर हम फोकस कर रहे हैं. तो टारगेटेड रीजन्स हमने देखा. फिर सैलरी भी ऑफर की जा रही है बिटवीन 25,000 to 50,000 पर मंथ, उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे. तो हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो बेनिफिट हो रहा है, इट विल ऑल्सो क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का. एंड ऐसे डिफरेंट कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
तो विजन जो है हमारा विकसित भारत का, स्किल इंडिया मिशन है, उन्हीं के बेसिक लाइन पे हम बोल सकते हैं कि ये भी अलाइन करता है। रूरल लेवल पे हम मनरेगा जैसे इनिशिएटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट हम कह सकते हैं कि वहां पे स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं किया जाता उतना, बल्कि आपकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रूरल एरियाज को हम ऐसे कर्मयोगी ड्राइव्स के साथ भी हमें लिंक करना चाहिए। देन नेक्स्ट, द स्पेस टेलीस्कोप्स स्टम्बल ऑन रूल ब्रेकिंग ब्लैक होल। सो ब्लैक होल, सबसे पहले हम देख सकते हैं ये सेंटर में ब्लैक होल है एंड इसके अराउंड जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, एक्सेलरेशन डिस्क इसको हम बोलते हैं। एंड क्योंकि जो ग्रेविटी है और लाइट है उसका इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसी की वजह से ये हमें ब्राइटनेस दिखाई देती है। हर गैलेक्सी के भी सेंटर पे हम बोलते हैं एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट होता है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के केस में भी है। तो ब्लैक होल जो है वो सराउंडेड होता है इस डिस्क से ऑफ मैटर at basically rates 400 times greater than theoretical limit। theoretical limit जिसको हम एडिंगटन लिमिट भी बोलते हैं। सो कुछ चैलेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल हमारे मॉडल थे जिसमें हम स्टडी कर रहे थे रिगार्डिंग ब्लैक होल, उसके फॉर्मेशन के बारे में, देन ऑल्सो कैसे बेसिकली उसका ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में। जैसे मिल्की वे के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है उसका नेम सैजिटेरियस ए है। And जो मिल्की वे गैलेक्सी है, it is also having a mass of approximately 4.3 million solar masses। तो एक नए लो मास सुपर मैसिव ब्लैक होल की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है एंड सुपर एडिंगटन फेज की बात की जा रही है। तो सिंपल भाषा में हम अगर बात करें तो जो कितना मैटर प्रेजेंट होता है ब्लैक होल के अराउंड, किस रेट पे वो प्रेजेंट है एंड एक्ट कर रहा है, उसकी एक लिमिट सेट की जाती है जो कि एडिंगटन लिमिट है। बट अभी बात की जा रही है सुपर एडिंगटन फेज की, मतलब जो ग्रोथ है ब्लैक होल की वो कितने रेट पे हो रही है एंड कितना मास एक्यूमुलेट कर रही है, वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है जो ट्रेडिशनली हमें पता थी। तो ऑल्टरनेटिव मॉडल भी लेके आए जा रहे हैं विच सजेस्ट दैट जो ब्लैक होल है इट कुड हैव फॉर्म्ड फ्रॉम डायरेक्ट कोलैप्स। जो हम बात करते हैं कि स्टार की एक साइकिल होती है एंड उसके बाद ब्लैक होल फॉर्म होता है लास्ट स्टेज पे जाके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है वो जो ट्रेडिशनल स्टार डेथ पाथवे होता है वो बाईपास करके जो ब्लैक होल है वो डायरेक्ट कोलैप्स से फॉर्म हो जाए। सो क्वेश्चन भी अराइज होता है इसके साथ रिगार्डिंग द रोल ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, चंद्रा एक्स ऑब्जर्वेशन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, इवेंट होराइजन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के लिए। एंड इंडिया के अंदर भी बात करते हैं तो पहली डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है दैट इज एस्ट्रोसैट, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन रिगार्डिंग द स्लोगन बाय ट्रम्प, ड्रिल बेबी ड्रिल, it basically symbolizes towards the promotion of extraction of fossil fuel in the US। तो देख सकते हैं कि जो न्यू पॉलिसी है ऑफ द न्यू प्रेसिडेंसी इट इज बेसिकली emphasizing on how to increase the oil and gas production ताकि एनर्जी इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर पाए। जो ओबामा की प्रेसिडेंसी के अंदर क्लाइमेट पॉलिसीज थी बेसिकली उनको रिवर्स किया गया है एंड ड्रिलिंग लीसेस को एक्सपैंड किया गया है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज है, वो उनके ऊपर भी एक चैलेंज क्रिएट होता है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट देख रहे हैं ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। जो यूएस का विड्रॉल था, so it will be basically impacting the whole world, especially the global south and the developing nations। So it also raises a question regarding the authority and the enforcement issues which the global
initiative faces, whether it be in the case of UN, in the case of international justice court, or in the case of Paris agreement, which makes it uncertain about the future changes. So the French fries grown in India. India has also emerged as a global hub, for the processed grade potato production. फॉर एग्जाम्पल जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है उनका भी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ते जा रहा है. So farmers are also being trained to produce high quality processing grade potatoes. The use of high yielding variety, precision farming technologies को यूज कर रहे हैं. रिलायबल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे कि फार्मर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी. डिफरेंट कंपनीज है, मकीन, हाइफन फूड, वो डोमिनेट करते हैं प्रोसेस्ड पोटैटो इंडस्ट्री को इन इंडिया ऑल्सो. सो प्रोसेसिंग प्लांट हब जो बोल सकते हैं इनके लिए वो गुजरात है, पंजाब है, जो कि ना कि सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल नीड्स को भी टैकल करते हैं. तो एक्सपोर्ट जो प्रोसेस फ्राइज हैं फ्रॉम इंडिया, दे आर एक्सपोर्टेड टू द गल्फ रीजन, टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड देन ऑल्सो टू यूरोप. तो ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसका ग्रोथ होते जा रहा है. एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं. तो ना कि ये एक नए मार्केट एंड एलाइड सेक्टर में भी काउंट होता है ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करेगा ऑन द रूरल एरियाज. एग्रीकल्चर में हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन भी होगा. ट्रेडिशनल क्रॉप्स तो आप ग्रो करेंगे ही, बट हाई वैल्यू एक्सपोर्ट भी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे. एंड इसके साथ साथ ये जो ट्रेंड है ऑफ इंक्रीजिंग प्रोसेस्ड फूड, ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी दिखाता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन एंड एक फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट आ रहा है. एंड क्विकली बनने वाली चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन दी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. तो क्या हमारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स सच में अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, एंड क्या वो फाइनेंशियली भी कम रेट पे हमें मिल पा रहे हैं एज कम्पेयर टू दी प्रोसेस फूड? तो वो एक क्वेश्चन उठता है, क्या हम हेल्दी फूड को एक सस्टेनेबल तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट. देन टाइगर्स एज अ गिफ्ट एंड नेपाल्स कंट्रोवर्शियल प्रपोजल. क्या बात की जा रही है? तो नेपाल ने बेसिकली प्रपोज किया था गिफ्टिंग टाइगर्स फ्रॉम इट्स रिजर्व्स टू द फॉरेन कंट्रीज. एंड बेसिकली हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है ऑफ यूजिंग द एनिमल्स फॉर डिप्लोमेसी, जैसे कि चाइना के केस में हम पांडा डिप्लोमेसी भी देखते हैं. सो नेपाल इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट while also sharing the conservation success. सो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो नेपाल के अंदर इंक्रीज हुआ है, बट क्या चैलेंजेस यहाँ पे हाईलाइट किए जा रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स को एज अ गुडविल एम्बेसडर यूज करने की बात की जा रही है. टाइगर्स को कुछ लोग पेट की तरह भी रखते हैं टू शोकेस एज अ सिंबल ऑफ देयर स्टेटस. बट क्या रिस्क है इसमें? तो नेपाल का जो कंजर्वेशन अचीवमेंट है उसमें भी ये डिसरप्शन लेके आ सकता है. कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न उठता है. जो कमोडिफिकेशन है, क्या कमोडिफिकेशन किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ का? देन साथ ही साथ जो टाइगर का रोल है एक एक सिंबल की तरह भी वो एक्ट करता है कल्चर को लेके, ना कि उनको सिर्फ हमें एक प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करना चाहिए. तो इंडिया एंड बहुत सारी दूसरी भी कंट्रीज हैं जो कि हिस्टोरिकली एनिमल्स को यूज करते थे, जैसे कि पांडा, एलिफेंट एज अ डिप्लोमेटिक गिफ्ट. बट कंजर्वेशन लीडरशिप में इंडिया को हम देखते हैं कि वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एंड बैलेंस कर रहा है कंजर्वेशन को कोएक्सिस्टेंस के साथ. तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर का भी एग्जाम्पल हो जाता है कि कैसे एनिमल्स आर बीइंग वर बीइंग यूज्ड एज गुडविल एम्बेसडर्स. बट क्या ये वाइल्ड लाइफ के लिए एथिकल कंसर्न्स नहीं उठाता है? एंड कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे? देन इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी में न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द वर्ल्ड बैंक, तो उन्होंने बेसिकली डिसाइड किया है. इशू क्या था? जो किशन गंगा रिवर थी एंड रातले रिवर थी,
विच आर अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। वहां पे इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहा था, एंड पाकिस्तान से अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑब्जेक्शन इसके ऊपर उठाया गया। तो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली अपॉइंट करते हैं, इस 1960 बेस्ड एग्रीमेंट के ऊपर उन्होंने कंफर्म किया दैट इंडिया हैज द राइट टू कंस्ट्रक्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर द एग्रीमेंट विच वाज साइंड। एंड ऑल्सो पाकिस्तान का जो कंसर्न है कि डिजाइन का पैरामीटर जो है वो बेसिकली रूल्स के साथ अलाइन नहीं होता है, तो वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया। बट इंडिया के फेवर में बेसिकली जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उन्होंने डिसीजन बताया। एंड इंडस वाटर ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट करवाई थी बिटवीन द टू नेशंस, एंड कैसे वाटर यूज को हम एफिशिएंट बना सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बेसिकली था वाटर शेयरिंग को लेके भी। तो ये दिखाता है कि कैसे वाटर डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, जिसके ऊपर बहुत सारे नेशंस एंड बहुत सारे बेसिकली इंडिविजुअल्स डिपेंड भी करते हैं। तो रिसेंटली हमने बात भी किया था कि क्या हमें रीअसेस करने की जरूरत है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि जिस टाइम पे हमने साइन किया इसको 1960s में, उस टाइम पे हमने कोई इन्वायरमेंटल असेसमेंट को ज्वाइन नहीं किया था इसके साथ। एंड विद द इंक्रीजिंग चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम इसको और इंक्लूसिव बनाएं एंड करंट नीड्स के साथ अलाइन कर पाए। देन रिगार्डिंग द यारलुंग जैंगपो जैंगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो सुपर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर एट द ग्रेट यू बेंड। सो बेसिकली वैंग ली, जो कि चार्ज हैं ऑफ अफेयर्स एट एम्बेसी ऑफ पब्लिक्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो यहाँ पे लिखते हैं दैट चाइनीज गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस मेजर प्रोजेक्ट को ऑन दी लोअर रीचेस। एंड इसके डिटेल के बारे में बात की उन्होंने, जो कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड मेजर रिवर है, जो यार्लिंग जैंगपो रिवर है, एंड बेसिकली की वाटर रिसोर्सेस हैं जो कि कुछ क्षेत्र तक अनटैप्ड हैं। तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने बताया कि चाइना के डुअल कार्बन गोल के साथ भी अलाइन करता है, एंड एम करता है टू रिड्यूस द रिलायंस दो चीजों पे, एक तो क्लीन एनर्जी प्रमोट करने पे भी सिर्फ, एंड ऑल्सो जो यूज है फॉसिल फ्यूल का उसके ऊपर भी। तो सस्टेनेबिलिटी को लेके भी यहाँ पे क्लेम है, एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि जो चाइना है वो इकोलॉजिकल असेसमेंट, डिजास्टर मॉनिटरिंग, हर चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। जबकि हमने बात भी की थी कि ये जो पूरा ही डैम है एक तो इको सेंसिटिव रीजन के अंदर लोकेटेड है, एंड ऑल्सो जो चाइना का अभी बिगेस्ट डैम है दैट इज थ्री जॉर्जेस, उससे भी बड़ा होगा। तो थ्री जॉर्जेस के केस में भी हमने देखा कि सेस्मिक एक्टिविटीज कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं पूरे ही डाउनस्ट्रीम रीजन को, उनकी सेफ्टी फॉर लाइफ को, एंड एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो क्या हम बैलेंस कर पा रहे हैं बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो वो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। एंड ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने बोला कि ये लोकल विंड सोलर एनर्जी एक मल्टी एनर्जी ग्रिड क्रिएट करेगा बेसिकली। तो वाटर हेजेमनी उन्होंने बोला कि चाइना अपना स्टैंड मेंटेन करता है दैट इट डज नॉट सी वाटर हेजेमनी ओवर द लोअर अपारियन स्टेट्स। एंड एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि 50 बायलेटरल वाटर एग्रीमेंट्स चाइना साइन कर चुका है विद इट्स नेबर, जिसमें फ्लड प्रिवेंशन से लेके हाइड्रोलॉजिकल कॉपरेशन तक एग्रीमेंट्स हैं। बट क्या एक एक्सपर्ट कमिटी नहीं होनी चाहिए जो कि हर नेशन के सिक्योरिटी कंसर्न को साथ लेके चले, एंड बेसिकली एक फेज्ड मैनर में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें विद द सजेशंस फ्रॉम द लोअर रिपारियन स्टेट्स ऑल्सो। ना कि सिर्फ वाटर डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, ये वाटर सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है, बल्कि इसका जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है। एंड जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमने बात की एक बाइंडिंग इंडस वाटर ट्रीटी की, तो वो लैकिंग है इन द केस ऑफ इंडिया एंड चाइना, जो कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है एंड कंसर्न्स को भी और इंक्रीज कर देता है। देन इम्पोर्टेंट वेटलैंड, धनो धनौरी वेटलैंड,
जो कि यूपी में लोकेटेड है। एंड उनके बेसिकली स्टेटस रिपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द माइग्रेटरी बर्ड, जैसे कि फ्लेमिंगो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो रामसर कन्वेंशन 1970 अप्रोक्सीमेटली, वो इम्पोर्ट 1971 विच वाज साइंड इन ईरान, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर वेटलैंड। एंड जो क्राइटेरिया बनाया है उन्होंने फॉर इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स भी हैं इंडिया के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं वाटर बॉडीज को, यूनिक बायोडाइवर्सिटी को। एंड कुछ एक्टिविटीज को भी प्रोहिबिट करते हैं, जैसे कि आप वेस्ट वाटर जो होता है अनट्रीटेड उसको रिलीज नहीं कर सकते, इंक्रोचमेंट को प्रोहिबिट करते हैं। So next, India's oil demand, it is likely to hit yet another record in 2025 to 26। तो जो इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन है उसमें हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है डिमांड। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू मोर देन 200 मिलियन टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 26। सो प्रोडक्ट वाइज प्रोजेक्शन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। डीजल जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, एलपीजी ऑल्सो, जेट फ्यूल है, दैट इज एटीएफ। फिर पेट्रोलियम कोक है, पेट कोक, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8%। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस ग्रोथ, कंजम्पशन ग्रोथ में इम्पैक्ट करें? तो हम देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अलाइन करते हैं, जहाँ पे व्हीकल का जो सेल है वो भी ग्रो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नीड भी ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल और कंडक्ट कंस्ट्रक्शन। तो जो ग्रोइंग डिमांड है इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी बनाती है ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर द यूएस एंड चाइना। सो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन व्हाट इज यूएस न्यू रूल फॉर एक्सपोर्टिंग द एआई चिप्स? सो क्या नए रूल्स हैं? तो बेसिकली डिफरेंट, सबसे पहले जो चिप्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चिप्स होती हैं जो कि एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड इनको यूज किया जाता है। तो इस एआई एक्सपोर्ट लॉ के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज बनाई गई हैं रिगार्डिंग दी अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो टीयर 1 में वो कंट्रीज आती हैं जो कि यूएस की क्लोजेस्ट एलाई हैं, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को डाला गया है। देन टीयर 2 में मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज को डाला गया है, जिसमें इंडिया भी आता है। एंड टीयर 3 में आता है चाइना, रशिया एंड ईरान, ऐसे कंट्रीज जो कि दैट आर कंट्रीज ऑफ कंसर्न। सो बेसिकली इन रेगुलेशन के अंदर कंपनीज जो हैं उनको चिप एक्सपोर्ट करने के लिए अप्लाई करना होगा, लाइसेंसेस के लिए, अप्रूवल के लिए। एंड तब उन एडवांस जीपीयू चिप्स को आप ले सकते हैं, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है न्यूरल नेटवर्क्स का, एआई का। तो कंसर्न रेज किए गए हैं इसमें। चाइना के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही, बट इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया भी फोकस कर रहा है ऑन दी सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन के साथ हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की भी बात करते हैं। इंडिया का भी एआई मिशन है, जिसके लिए 10,000 जीपीयू जो चिप्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इंडिया। तो कैसे इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पे देखेगा, बैलेंस कैसे करेगा विद इट्स टाइज विच आर ग्रोइंग विद यूएस एंड जो ट्रेड है चाइना के साथ, एंड कैसे ये इम्पैक्ट करेगा जो इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर्स हैं उनके ऊपर। एंड बेसिकली जो ऑटोनॉमी होती है हाई टेक इंडस्ट्रीज की, उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। तो दैट इज द न्यू एआई एक्सपोर्ट लॉ, जिसमें डिफरेंट टीयर्स पे फॉर्म किया गया है। देन इज द गवर्नमेंट इनकरेजिंग क्रॉस पैथी? सो महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये डायरेक्टिव इशू किया है विच इज अलाउइंग होम्योपैथिक जो प्रैक्टिशनर होते हैं टू प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन, अगर उनके पास कंप्लीट सर्टिफिकेशन कोर्स है इन द मॉडर्न फार्माकोलॉजी।
तो इम्पोर्टेंट आईएमए इंस्टीट्यूशन हो जाता है, दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उन्होंने अपोज किया है स्टेप को एंड आर्ग्यू किया है कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक रिस्क बन सकता है एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना जरूरी है। तो उन्होंने इसको क्रॉस पैथी बोला है, इसीलिए क्योंकि ये ब्लेंड कर रहा है जो अलग अलग मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको, एंड कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक उन्होंने बोला इसको, स्टेट किया, एंड डेंजरस भी बोला पोटेंशियली। तो जो कोर्ट्स हैं दे हैव आल्सो largely restricted cross-pathy and they have only permitted it under the government's authorization. सो महाराष्ट्र में क्यों बेसिकली बोल सकते हैं कि ये स्टेप लिया गया, तो हम बोल सकते हैं कि मेजर चैलेंज है ऑफ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। सो क्रॉस पैथी जो है इट कैन ऑल्सो हेल्प द स्टेट टू एड्रेस द डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो चैलेंज, स्पेशली जो रूरल इंडिया है उसके अंदर भी। तो ये दिखाता है कि कैसे जो मेडिकल एजुकेशन सेक्टर है वो लिंक्ड है विद द ग्राउंड रियलिटी, एंड हमें कितना जरूरत है और भी ट्रेन्ड स्टाफ की एंड डॉक्टर्स की। देन इंडिया इट ओपन्स टू डील्स एज यूएस tariff looms. So India is also exploring bilateral trade agreements in response to the US administration's tariff policies under the strategy of America First. So India is also having a $35.3 billion of trade surplus with US, एंड इस सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। इंडिया कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस करता है, मल्टीपल लेवल पे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो एक एक्शन प्लान फॉर्म करने की भी बात करती हैं। बट कैसे इंडिया मैनेज करेगा अपने ट्रेड रिलेशंस को विद यूएस एंड ऑल्सो विद चाइना, क्योंकि जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं क्या उससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इंडिया के लिए अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। Then also Trump delivers fresh tariff threats to EU and China. तो टैरिफ जो हैं वो क्रिटिकल सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है। इट इज ऑल्सो डिस्कसिंग अ 10% प्यूनिटिव ड्यूटी ऑन द चाइनीज इम्पोर्ट्स। तो मार्केट से हमने मिक्स्ड रिएक्शन बेसिकली देखा। इकोनॉमिक शिफ्ट तो ये करेगा ही, बट इंडिया के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है एंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम वेरियस कंपनीज दैट आर आल्सो सीकिंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना। ऑल्सो जो रशिया के ऊपर सैंक्शन का सिनेरियो है दैट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर इंडिया टू बैलेंस बिटवीन द वेस्ट एंड जो ट्रेडिशनल पार्टनर है इंडिया के, जैसे कि रशिया। Then Vadhavan port, it becomes important part for IMEC, that is India Middle East Europe Economic Corridor, एंड उनके कंस्ट्रक्शन की बेसिकली बात की जा रही है अंडर पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो इंडिया का भी जो इनिशिएटिव है नेशनल लेवल पे जिसमें हम गति शक्ति के थ्रू मैरीटाइम ट्रेड और लॉजिस्टिक को भी इम्प्रूव करने की बात करते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। महाराष्ट्र के अंदर इसको बिल्ड किया जा रहा है।